स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में देखो क्या होता है कि एक तरफ वी हैव 0 एंड अनदर साइड वी हैव 100। ठीक है, एक तरफ 0 है, दूसरी तरफ 100 है। तो अगर 100 है तो फुल फाइनेंशियल इंडेक्स 100% है। कंट्री में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग एलिजिबल फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट और हैविंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, सबके पास फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। दिस इज 100 एंड 0 मीन्स कि नोबडी हैज फाइनेंशियल इंडेक्स, मतलब किसी के पास भी बैंक अकाउंट नहीं है, किसी के पास कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है। सो दिस इज 0। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि मार्च 2024 में इंडिया का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है ना, दैट हैज राइज टू 64.2, और इसके पहले कितना था, 60.1 था। 60 64 इतने का ट्रांजिशन है। दैट मीन्स 4 यूनिट से ये इंक्रीज करा है। दैट मीन्स फाइनेंशियल इंडेक्स जो है ना कंट्री का, वो इंक्रीज हो गया है। दैट मीन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है कंट्री में, ये इंक्रीज कर गया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो इंडेक्स है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो, क्योंकि मेंस में फाइनेंशियल इंक्लूजन इन GS3 टॉपिक्स में मेंशन्ड है। और उसमें आप इस तरह के नंबर्स अगर कोट करते हो ना कि 60 से 64 पहुंच गए हैं हम लोग कंट्री में, तो इस तरह के नंबर जो है ना आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर दिलवाएंगे। ठीक है, सो वन थिंग कि कंट्री का जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन है दैट हैज इंक्रीज फ्रॉम 60 टू 64। एंड ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है, बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट पब्लिश करा है। सो अगेन व्हाट यूपीएससी विल से कि नीति आयोग ने पब्लिश करा है, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पब्लिश करा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसा नहीं है, आप लोग को अभी के अभी इस चीज को रख लेना चाहिए कि द रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स होता क्या चीज है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इज कि द पीपल हु आर 18 प्लस, ठीक है, 18 प्लस हो पीपल, या फिर दोज हु आर एलिजिबल टू हैव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, तो उनका अगर इंक्लूजन हो रहा है फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर में, तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इसमें क्या क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, वी आर हैविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या क्या होगा। वन इज की सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए, कुछ लोन्स होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स की तरह चीजें हो गई, बॉन्ड्स हो, स्टॉक मार्केट हो। ठीक है, और इन सबसे ऊपर हटके के फाइनेंशियल लिटरेसी हो। ठीक है, जब ये सारी की सारी चीजें होगी ना, तो दैट विल बी कॉल्ड वाइब्रेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द पीपल। बट इसमें से काफी सारी चीजें कि अगर म्यूचुअल फंड ना हो, इंश्योरेंस ना हो, ठीक है, स्टॉक मार्केट में ना हो, बॉन्ड्स में ना हो, तो भी चीजें चलेगी। बट 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर, फाइनेंशियल लिटरेसी जरूर होनी चाहिए पीपल के पास। सेकंड, एक सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, दीज 3 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी कंट्री में, अगर आपको एक वाइब्रेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहिए। ओके, सो इस पर्टिकुलर डायग्राम को ना अगर आप चाहो तो मेंस में भी मॉडिफाई करके बना सकते हो कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इज फाइनेंशियल लिटरेसी, अ पर्टिकुलर सेविंग्स अकाउंट, एंड एक इंश्योरेंस होना ही चाहिए इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, अगर फार्मर है तो क्रॉप इंश्योरेंस होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। दीज आर दी कोर कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। नाउ विल डिस्कस इन डिटेल ऊपर कि the financial inclusion index is a comprehensive measure of financial inclusion in India, covering various aspects of the financial sector, including banking मतलब savings account, fixed deposit, etc. Then investment, insurance, postal services and pensions. तो इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ वर्किंग इन दी प्राइवेट सेक्टर, तो अगर पेंशन नहीं भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, देन पोस्टल सर्विसेज अगर नहीं भी होगी तो भी चलेगी। देन इंश्योरेंस इज मस्ट, बैंकिंग होना ही चाहिए। और इसके बाद से क्या होगा, बैंकिंग होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, एंड फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए। दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, नाउ इसका पर्पस क्या है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, इसका पर्पस क्या है कि असेस द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस द कंट्री में जो है ना डिफरेंट स्टेट्स है, डिफरेंट रूरल एंड अर्बन सेक्टर आर देयर। तो वहाँ पे इसका असेसमेंट क्या है, कंट्री में लेवल क्या है इस चीज का। 0 to 100 इसका रेंज होता है। जीरो का मतलब है कंप्लीट एक्सक्लूजन, किसी का भी फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, एंड 100 मीन्स फुल। ठीक है, देन एक चीज दिमाग में रहे कि वी हैव एक कर्व होता है हमारे पास जिसको बोलते हैं गिनी कोफिशिएंट। ठीक है, गिनी कोफिशिएंट में क्या होता है, 0 to 1 होता है। ठीक है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में क्या होता है, 0 to 100 होता है।
तो दिस कर्व इज ऑपोजिट, यहाँ पे अगर जीरो है तो पॉजिटिव है, ठीक है, इनइक्वालिटी हाईएस्ट लोएस्ट है, यानी कि इक्वालिटी हाईएस्ट है, और यहाँ पर जीरो है तो नेगेटिव है, तो ठीक है, तो गिनी कोएफिशिएंट ऊपर ऑपोजिट चलता है एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स एक दूसरे के ऑपोजिट चलेगा। देन की पैरामीटर्स क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के? एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी, यानी कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज है ना उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उनकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। देन जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसका अडॉप्शन होना चाहिए। कई बार आप देखोगे ना कि रूरल एरियाज में जाकर के दे स्टार्ट सेलिंग दी व्हाट बॉन्ड्स शेयर करने लगेंगे, तो रूरल एरियाज में बॉन्ड्स परचेज करने वाला कौन है, तो वहां पे उसका यूसेज नहीं होगा। देन क्वालिटी होनी चाहिए कि आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो चाहे सेल कर रहे हो उसका क्वालिटी होना चाहिए, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। इसको पब्लिश कौन करता है? आरबीआई पब्लिश करता है, ठीक है, एज आई सेड अर्लियर आरबीआई पब्लिश करता है, यूपीएससी विल डू, यहाँ पे नीति आयोग लिख देगा चाहे कुछ और लिख देगा। और कब पब्लिश होता है? एवरी ईयर जुलाई में पब्लिश होता है, क्योंकि जो आरबीआई का जो साइकिल है ना, आरबीआई साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम जुलाई, ठीक है, जून टू जुलाई आरबीआई का साइकिल होता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चंस आर, से पीवाईक्यू क्या क्या आ चुका है। तो क्वेश्चन इज की फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गलत, ओईसीडी गलत, वर्ल्ड बैंक गलत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया राइट, ठीक है। विद सेकंड क्वेश्चन इज कि विद रेफरेंस टू, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, formation of regional rural banks in 1975 and then adoption of bank branches, ठीक है। तो which of the above can be considered as steps to achieve the financial inclusion in India? तो इंडिया में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है तो उसके पीछे हम इनमें से 1 2 3 किस किस को रीजंस मान सकते हैं? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, फॉर्मेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक एंड अडॉप्शन ऑफ विलेजेस बाय बैंक ब्रांचेस। तो व्हाट इज द आंसर इफ somebody in the students community can गिव द आंसर? क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? एनीबॉडी? Sir, all three. ऑल थ्री? एनीबॉडी एल्स? दिलीप, आशीष, आदित्य, जोशी मिठा? All three, sir. ऑल थ्री, हाँ ठीक है, ऑल थ्री इज द राइट आंसर एंड द एक्सप्लेनेशन इज कि जब प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक होगा ना, जब प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक होगा, जस्ट अ मोमेंट, अगर प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स होगा तो जो जो लैंडिंग होगी ना, अगर प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक होगा तो जो लैंडिंग होगी ना वो सीमित स्मॉल कम्युनिटी में ही लैंडिंग होगी। तो जो फार्मर्स हैं, वुमेन्स है, जो लोअर मार्जिन के पीपल है, दे विल नॉट गेट दी लोन्स। सो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक से क्या होगा? पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर ना एक लीगल मैंडेट आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स के थ्रू या पार्लियामेंट्री रूल लॉज के थ्रू या मे बी समटाइम्स सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के थ्रू कि जो पुअर पीपल हैं या फिर आरबीआई के थ्रू कि कुछ अमाउंट ऑफ पैसा जो है आप कमजोर लोगों को, वल्नरेबल सेक्शन को दो। तो दिस स्टेटमेंट नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो लैंडिंग हो रही थी ना वो अर्बन एरियाज में एंड सम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में ही जा रहा था, तो इसे डायरेक्टली होगा रीजनल रूरल बैंक, सही आंसर है। देन अडॉप्शन ऑफ विलेजेस बाय बैंक ब्रांचेस, लेट्स से कि आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है, और इसका जो है लेट्स से कि महाराष्ट्र में उन्होंने जो है 20 विलेजेस अडॉप्ट कर रखे हैं, लेट्स से। तो अब जो 20 विलेजेस ले रखे हैं इन्होंने, तो जो 20 विलेजेस में जो पॉपुलेशन रह रही है उसमें से देखेगी कि हु आर एलिजिबल पीपल, और उनका क्या करेंगी? सेविंग अकाउंट्स खुलवाएगी, उनको लोन्स देगी, उनको इन्वेस्टमेंट देगी, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी देगी, उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप थिंक सोचेगी, उनको एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। सो ऑल दीज थ्री विल बी डायरेक्ट एक्टिविटीज इफ दे स्टार्ट टेकिंग द विलेज एज, उस विलेज को अडॉप्ट करना शुरू करेगी। ओके, सो हियर द राइट आंसर इज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, formation of regional rural bank and the adoption of village by bank branches. So all of the above is the answer. Okay, so what we have discussed कि financial inclusion index यहाँ पे 0 to 100 का index है, 0 is least and 100 is max, and कौन रिलीज करता है? आरबीआई रिलीज करता है, ठीक है। एंड 3 components which is very important for financial inclusion, इसकी financial literacy, एक इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए, ठीक है, इंश्योरेंस होना चाहिए, एंड देन व्हाट वी हैव सेविंग्स अकाउंट, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंश्योरेंस। Okay, so this is clear. Now we'll come to the second section. So अभी तक what we have discussed is कि we have discussed till financial inclusion, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, so far यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। Now we'll discuss इसके आगे का। So the news is Reserve Bank इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021, इंटीग्रेटेड
ओम्बड्समैन स्कीम 2021। तो रिसेंटली क्या हुआ है ना कि आरबीआई ने एक रिपोर्ट पब्लिश करा है इस स्कीम के ऊपर, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट पब्लिश करा है ना, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि रिपोर्ट क्या पब्लिश करा है, क्या नहीं करा है, क्या डिटेल से या फिर क्या आरबीआई की फाइंडिंग से, हमें इससे कुछ मतलब नहीं है। हमें बस एक ही चीज से मतलब है कि ये जो स्कीम है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम IOS 2021, हमें इससे मतलब है। तो विल बी गेटिंग टू नो अबाउट दिस थिंग इन ग्रेट डिटेल, बहुत डिटेल में इसको जानने की जरूरत है कि ये स्कीम है क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओम्बड्समैन क्या होता है, व्हाट इज ओम्बड्समैन? ओम्बड्समैन इज अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये एक पर्सन होगा या इंस्टीट्यूशन होगा जिसके पास जजमेंट करने के पावर्स होंगे एंड इसको पिनलाइज करने के भी पावर होते हैं। एंड इसके बाद जो विक्टिम का जो कॉम्पनसेशन होता है ना, विक्टिम कॉम्पनसेशन, इसके भी इसके पास पावर्स होते हैं। सो व्हाट इज दिस बॉडी ओम्बड्समैन के पास क्या होगा, इसके पास जुडिशियल पावर होंगे एंड जुडिशियल पावर के बाद क्या होता है, विक्टिम का जो कॉम्पनसेशन होता है ना, उसके भी पावर्स होते हैं। तो अब इसमें होगा क्या कि लॉट मेनी पीपल आर डूइंग दी बैंकिंग एक्टिविटीज, हम सब लोग बैंकिंग एक्टिविटीज करते हैं। बैंकिंग एक्टिविटीज करते हैं तो सो मेनी टाइम्स वी आर नॉट हैप्पी विद द एक्टिविटीज ऑफ द बैंक्स, ठीक है। या फिर समटाइम्स हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है, या फिर जो बैंक्स अपने प्रोमिस पे जो है ना पलट जाते हैं। तो ये जो सारे के सारे इश्यूज होते हैं ना, इसको डिस्कस करने के लिए इंडिविजुअल बैंक्स हैं, लेट्स से कि आईसीआईसीआई बैंक है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इनके अंदर जो है ना ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर्स होते हैं। तो जब भी आपको अपने बैंक से इशू आ रहा है ना, यू कैन गो टू दी GROs, इनके पास जाकर के अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। बट ये बॉडीज आर इन हाउस बॉडीज, ठीक है। और अगर आप अंदर का कंप्लेंट अगर अंदर लेकर के जाओगे एंड द अमाउंट ऑफ मनी इज वेरी वेरी बिग, मे बी 5 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, एटसेट्रा, दिस इज वन थिंग। एज ऑल्सो कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिससे बैंक का जो इमेज है ना, बैंक की क्रेडिबिलिटी, वो खतरे में आ जाएगा। तो the judgment done by these in-house departments, GROs का जो in-house department होगा ना, that will be conflicting, वो आपके फेवर में जजमेंट नहीं देगा। so many time क्या होगा कि इसके ऊपर की एक बॉडी होगी, दिस बॉडी इज क्रिएटेड बाय आरबीआई एंड दिस इज ओम्बड्समैन बॉडी, ठीक है। अगर आप इससे खुश नहीं हो तो आप इसके पास जाओ। तो दिस इज द होल डिटेल अबाउट ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन होता क्या चीज है, ठीक है। सो नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर बॉडी इन डिटेल। सो क्या हुआ है कि आरबीआई ने अपना एक रिपोर्ट सबमिट करा है, हमें इस रिपोर्ट से मतलब नहीं है। वी हैव टू नो अबाउट इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 है क्या चीज। तो सबसे पहले तो ये कि जो इस्टेब्लिश हुई है ना, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934, जो ओरिजिनल एक्ट है आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट का, एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 जो है ना, इन तीनों के अंदर इस चीज को क्रिएट करने के प्रोविजंस अवेलेबल थे। तो उन्हीं का हेल्प लेकर के दिस स्कीम वाज फॉर्मुलेटेड। सी ये स्कीम है, ठीक है, दिस इज नॉट एन एक्ट। ये आरबीआई का खुद का क्रिएटेड एक स्कीम है, ये किसी पार्लियामेंट का स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है। सो दिस इज अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओम्बड्समैन स्कीम 2021 में जो लॉन्च करा गया है। और इसके रूट्स कहाँ पर आते हैं, इन तीनों लॉज में इसके रूट्स आते हैं। दिस इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, नाउ क्या चीज है कि इट ऑफर्स अ कॉस्ट फ्री मैकेनिज्म। कहने का मतलब ये कि आप आईसीआईसीआई में गए, उसके ऊपर जो है जीआरओ गए उनके, उसके बाद आप इस ओम्बड्समैन पे गए, तो इस ओम्बड्समैन में जो है आपका कुछ फी नहीं लगेगा, कुछ पैसा नहीं लगेगा। तो दिस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट मैकेनिज्म। देन इसमें कौन कौन चीजें कवर होते हैं, ऑल कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स, then scheduled and non-scheduled urban cooperative banks, all the banks are covered under this scheme। तो अगर आपका यहाँ पर कहीं पर भी कुछ फ्रॉड्स हो रहा है, चाहे कुछ भी डिस्प्यूट हो रहा है, तो यू कैन गो टू दिस पर्टिकुलर बॉडी। ओके, देन एनबीएफसी, ऑल द एनबीएफसी जिनका नेट एसेट जो है ना 100 करोड़ के ऊपर आ रहा है, वो भी जो है इसके लिए जो है ना इसी के पास जाएंगे, आरबीआई के पास जाएगा। देन इसके अलावा जो बाकी चीज है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज CICs, दे आर ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, सो दिस इज द डिटेल। अब इसमें एक चीज जानो कि इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है। द अपॉइंटमेंट इज डन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आरबीआई अपॉइंट्स वन और मोर ऑफिसर्स एज ओम्बड्समैन एंड डेप्यूटी ओम्बड्समैन। सो दिस इज नॉट अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसका अपॉइंटमेंट नहीं करता है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। यूपीएससी बोल देगा कि जो ओम्बड्समैन है ना, ओम्बड्समैन से क्या हो रहा है, ये जस्टिस डिलीवरी का पार्ट है एंड जस्टिस डिलीवरी इज पार्ट ऑफ डीपीएसपी और जस्टिस डिलीवरी इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये इसका पार्ट बना देगा। तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर रही है, बल्कि दिस इज डन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड देन इट इंश्योर्स टाइमली रिजोल्यूशन ऑफ कस्टमर ग्रीवांस थ्रू एडजुडिकेशन, ठीक है। तो ये इसका पार्ट है। सो दिस थिंग इज क्लियर।
अब इसके ऊपर यूपीएससी ने जो पास्ट में क्वेश्चन पूछ रखा है, विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग. द क्वेश्चन इज कि विद रेफरेंस टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन इन इंडिया, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. हमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है. ठीक है, कीप दिस थिंग इन माइंड. विद रेफरेंस टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि द बैंकिंग ओम्बड्समैन इज अपॉइंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ये सही स्टेटमेंट है. अभी हमने पढ़ा कि कौन अपॉइंट करता है, तो आरबीआई अपॉइंट करता है. सेकंड इज कि द बैंकिंग ओम्बड्समैन कैन कंसीडर कंप्लेंट्स फ्रॉम नॉन रेजिडेंट इंडियंस. यस, अगर इन एनआरआईज का अकाउंट अगर आईसीआईसीआई इंडिया के बैंक्स में होगा तो क्या होगा कि क्या कहते हैं इसमें जो है क्या चीज है कि these people can also apply. So this statement is also correct. Fourth statement is कि the service provided by banking ombudsman is free of cost. अभी हमने पढ़ा कि जो सर्विसेज होगी ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी. So this statement is also correct. ठीक है. थर्ड स्टेटमेंट देखो कि स्टेटमेंट नंबर सही सी क्या कह रहा है कि द ऑर्डर्स पास्ड बाय बैंकिंग ओम्बड्समैन आर फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज कंसर्न्ड. ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि द ऑर्डर्स पास्ड बाय बैंकिंग ओम्बड्समैन आर फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज कंसर्न्ड. दिस स्टेटमेंट इज पार्शियली करेक्ट एंड पार्शियली इनकरेक्ट. क्यों? क्योंकि दिस इज बाइंडिंग. जो भी दो पार्टीज होंगी ना, लेट्स से कि आई एम देयर एंड देन आईसीआईसीआई बैंक इज देयर, तो जो भी इसने पास करा है ऑर्डर, दैट ऑर्डर विल बी बाइंडिंग. बट ये फाइनल नहीं होता है. इसके बाद आप फाइनली यू कैन गो टू दी गवर्नर ऑफ आरबीआई ऑल्सो, या फिर आरबीआई गवर्नर ने किसी को रखा है ना, उसके पास भी जा सकते हो. तो इसके ऊपर अपैलेट मैकेनिज्म इज देयर. ठीक है. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ऑल्दो द डिसीजंस आर बाइंडिंग बट दीज आर नॉट द फाइनल डिसीजन. इसके बाद अगर आप चाहो कि मुझे एक लेवल और ऊपर जाना है तो यू कैन गो देयर. सो ऑप्शन नंबर सी इज पार्शियली करेक्ट, पार्शियली इनकरेक्ट. Overall, it is incorrect. So the right answer is option number C. We were supposed to find the not correct answer. Incorrect हमें सर्च करना था. ये क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? Yes, sir. RBI Integrated Ombudsman Scheme. Okay. Next topic. यूनिवर्सल बैंक्स. ठीक है, यूनिवर्सल बैंक. तो यूनिवर्सल बैंक्स क्या होता है? सबसे पहले ये जितने भी बड़े बैंक्स हैं ना, अगेन आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ऑल दीज बैंक्स आर यूनिवर्सल बैंक. एंड व्हाई यूनिवर्सल? यूनिवर्सल वर्ड क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? क्योंकि ऑल काइंड ऑफ बैंकिंग एक्टिविटी, जितनी भी काइंड ऑफ बैंकिंग एक्टिविटीज होती है ना, सब लोग ये बैंक सारे का सारे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट लेना, सेविंग्स अकाउंट खोलना, फिक्स डिपॉजिट खोलना, देन लोन देना, इंश्योरेंस देना, ठीक है, क्रेडिट डिपॉजिट देना. इसके अलावा जो भी चीजें होती है ना, एडवांसेस करना, ओवरड्राफ्ट करना, ये सारी चीजों में दीज बैंक्स आर अवेलेबल एंड दीज आर द यूनिवर्सल बैंकिंग एक्टिविटीज. ठीक है. एंड द बैंक्स हु डू ऑल सच एक्टिविटीज आर कॉल्ड यूनिवर्सल बैंक. एंड एक चीज दिमाग में रहे कि कोई बैंक इन सारी की सारी एक्टिविटीज में अगर इन्वॉल्व है, दैट मीन्स इफ दे आर यूनिवर्सल बैंक्स, सो दैट मीन्स दे मस्ट बी वेरी वेरी बिग बैंक्स. बहुत बड़े बिग बैंक्स होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई एटसेट्रा. सो ऑल दीज बैंक्स आर यूनिवर्सल बैंक्स. क्या होते हैं? दो चीजें होती है. दे डू ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज. सेकेंडली दे हैव हाई नेट वर्थ. ये दो चीजें होती है इसमें. तो अब इसमें न्यूज क्या चीज है? न्यूज ये है कि आरबीआई ने जो है ना, 1 मिनट, RBI sets eligibility criteria for small finance banks to transition to UBs, universal banks, on under one tap licensing. तो इसमें तीन चीजें हमारे लिए जाननी जरूरी है. वन इज कि यूनिवर्सल बैंक्स हमने डिस्कस कर लिया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक वी हैव डिस्कस, देन वन टैप लाइसेंसिंग. तो वन टैप लाइसेंसिंग क्या होता है? सो अर्लियर व्हाट यूज्ड टू डू हैपन ना, कि देयर इज अ स्मॉल बैंक, ओके, नाउ दिस बैंक वांट्स कि इसका लेवल जो है अपग्रेड हो जाए, ये यूनिवर्सल बैंक बन जाए. तो अर्लियर जो है ना, आरबीआई पूरे साल में जो है ना 3 या 4 विंडोज ओपन करता था when banks can reach up to RBI and they can show its documents or its financial status कि अब जो है हमें बड़ा बना दो, हमें बड़े का स्टेटस दे दो. ठीक है. तो जब भी वो 3 या 4 विंडो जब आरबीआई के ओपन होते थे ना, तो बैंक्स के पास वही स्मॉल अपॉर्चुनिटी होता था. अगर वो विंडो बंद हो जाएगा तो बैंक्स हैज टू वेट फॉर द नेक्स्ट पीरियड. तब आरबीआई जब ये लाइसेंसिंग के लिए ओपन करेगा, देन ओनली वी कैन अप्लाई. ठीक है. बट ऑन टैप लाइसेंसिंग का मतलब क्या है कि जैसे ही बैंक्स अपने आप को समझते हैं, दे फील कि नाउ वी आर एलिजिबल फॉर बिकमिंग अ यूनिवर्सल बैंक, दे कैन एनी टाइम गो टू दी
RBI and they can apply for becoming a bigger bank or the universal bank. So this anytime this real time facility opened by Reserve Bank of India for small banks to become big banks is called ऑन टैप लाइसेंसिंग. मतलब जैसे ही आपने टैप करा कि हमें बड़ा बनना है तो आरबीआई ने बोला कि आओ लाइसेंस लेकर के चले जाओ. So this is what this is on tap licensing. Now universal banks I have discussed already. Small finance bank क्या होता है we'll be discussing in the coming time. ठीक है. तो अब एक चीज समझो कि ये जो है न्यूज में क्यों है, न्यूज में ये चीज क्यों है. स्टेटमेंट क्या है इसका कि RBI has set eligibility criteria for small finance bank to transition to क्या है यूनिवर्सल बैंक. तो RBI ने कुछ क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक इफ दे मीट दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया देन दे कैन ट्रांजिट टू यूनिवर्सल बैंक्स. तो रिसेंटली अभी हुआ क्या था ना कि देयर वर मेनी स्मॉल फाइनेंस बैंक, बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक थे और उन्होंने मल्टीपल टाइम्स RBI को अप्लाई करा कि हमें यूनिवर्सल बैंक का स्टेटस दे दो. लेकिन जब RBI ने इनकी स्टेटमेंट्स को रिव्यू करा ना तो दे फाउंड कि जो उनके स्टेटमेंट्स थे ना दे वर अनसाउंड या फिर पुअर स्टेटमेंट्स थे. And despite having poor statements, these small financial banks were regularly knocking the doors of RBI कि हमें बड़ा बैंक बना के दो. तो RBI ने क्या करा कि इन सब के जो लाइसेंस थे ना सबको रिजेक्ट कर दिया RBI ने. और RBI ने एक ओपन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दिया कि ऑल द स्मॉल फाइनेंशियल बैंक who meet these eligibility criteria वो हमारे पास आओ और वन टैप लाइसेंस के अंदर और हमसे जो है यूनिवर्सल बैंक का स्टेटस ले लो. ये बात समझ में आई आप लोगों को व्हाट आई एम कन्वेइंग. Earlier, the status was very simple कि whenever the banks used to, okay, समझ आ गया कि explain नहीं करूँ? Let me explain, बस एक मिनट तो I'll explain the thing. Earlier, the criteria was that RBI used to periodically open the window for small banks to become big banks. So small banks has to wait for that particular window, and as soon as the window used to expire, the banks has to wait for the next period. So RBI changed this small window to on-tap licensing, and they said कि जैसे ही आपका क्राइटेरिया मीट होगा ना यू कैन कम एंड गेट द लाइसेंस फ्रॉम अस. दिस इज कॉल्ड ऑन टैप लाइसेंसिंग. यूपीएससी पूछ सकता है आपसे कि ऑन टैप लाइसेंसिंग समटाइम्स इन द न्यूज इसका मतलब क्या चीज है. ठीक है. सो दिस इज अ रियल टाइम फैसिलिटी गिवन बाय RBI टू द बैंक्स टू अपग्रेड टू द नेक्स्ट लेवल. दिस इज वन थिंग. सेकंड थिंग क्या हुआ ना कि इन द रिसेंट पास्ट बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ने RBI को अप्रोच करा और बोला कि हमें यूनिवर्सल बैंक का स्टेटस दे दो. जब RBI ने इनके एप्लीकेशन को स्टडी करा, एप्लीकेशन को स्टडी करने का मतलब क्या निकलता है कि उनके फाइनेंशियल स्टेटस की स्टडी करी तो दोस फाइनेंशियल स्टेटस वर वेरी वेरी पुअर. तो RBI ने क्या करा, जितने भी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स थे इनका जो एप्लीकेशन था टू बिकम द बिगर बैंक, इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया. इवन आफ्टर दैट स्मॉल बैंक्स वर रेगुलरली कमिंग टू द RBI कि हमें अप्रूव करो. तो RBI ने क्या करा कि तुम सब लोग साइड हो जाओ, अभी हमें क्राइटेरिया बना दे रहे हैं, जैसे ही आप इस क्राइटेरिया को फिट करोगे सो यू विल बिकम अ यूनिवर्सल बैंक. ठीक है. सो दिस इज द न्यूज. नाउ विल स्टडी द न्यूज इन डिटेल. इसके आगे क्या हुआ. सो ये दिस थिंग वी हैव डिस्कस्ड. यूनिवर्सल बैंक्स क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक जो लोन ले सकते हैं, लोन दे सकते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट एंड ऑल दीज सर्विसेज, इंश्योरेंस दे आर एबल टू प्रोवाइड. सो दिस इज अबाउट यूनिवर्सल बैंक. ओके. नाउ अभी तक क्या था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अंटिल नाउ प्राइमरली इंगेज्ड इन द डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एंड लेंडिंग टू अनसर्व्ड एंड अंडर रिजर्व्ड. अब इससे क्या होता है क्या है कि उसका जो स्कोप होता है ना यूनिवर्सल बैंक के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाता है. सो दे वांट टू बिकम द यूनिवर्सल बैंक. ऑन टाइप लाइसेंसिंग क्या होता है मैंने बता दिया. दिस वाज स्टार्टेड इन 2016. ठीक है. अब स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर ये यूबीज बनना है तो RBI का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ना, विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग. तो अगर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना कर दिया गया, 1000 करोड़ का नेटवर्थ कर दिया गया है इन लोगों का. देन उसके पास ना 5 इयर्स का सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस होना चाहिए कि लेट्स से कि अ बैंक ABC वाज क्रिएटेड इन 2019. तो 19 से 20, 21, 22, 23 एंड 24, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक का अगर उनका क्राइटेरिया परफॉर्मेंस जो है ना ऑप्टिमल रहा होगा RBI के पर्सपेक्टिव में तो उनको ये स्टेटस मिलेगा. सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ये चीज बहुत ज्यादा न्यूज में थी. द हिंदू में एंड द इंडियन एक्सप्रेस में जो 5 इयर्स का जो क्राइटेरिया था ना दिस वाज वेरी मच इन द न्यूज. ओके. देन इसके अलावा क्या चीज है कि NPA का जो लेवल है ना, नेट NPA जो है 1% से कम होना चाहिए एंड ग्रॉस NPA जो है वो
33% से ऊपर होना चाहिए. यू विल सी कि मेनी बैंक्स आर इन इंडिया हैव देयर एनपीए लेवल एट 48%. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग एंड दिस इज वेरी वेरी हाई. तो मैक्सिमम लेवल क्या है, एन नेट कितना है 1% से कम, एंड जो क्या नाम है ग्रॉस है वो 3% से कम होना चाहिए. स्टॉक एक्सचेंज पे मस्ट है कि वो लिस्ट होना ही चाहिए. आप जितने भी बड़ी बैंक्स देखते हो ना, HDFC है, ICICI बैंक है, SBI बैंक्स है, ऑल दीज बैंक्स आर लिस्टेड ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, किसके ऊपर रिकॉग्नाइज, जैसे कि NSE हो गया, BSE हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, इसके बाद बाकी जो गाइडलाइंस है, दीज गाइडलाइंस आर नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये. एंड देन लोन पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक ही सेक्टर में या फिर एक ही कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन को अपने मैक्सिमम लोन दे रखे हो. आपका डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए. रीजन बिंग कि वन सेक्टर अगर लॉस में चला भी जाए तो आपको जो बाकी एरियाज है ना, वहां से आपको इंटरेस्ट अर्निंग होनी चाहिए. ठीक है, सो दिस इज द न्यूज. ठीक है, सेकेंड न्यूज इज कि Reserve Bank directs the urban cooperative banks. Reserve Bank of India directs the UCBs to discontinue the dividend equalization fund. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और बहुत टेक्निकल न्यूज है. ये मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि ये न्यूज क्या कह रहा है. आरबीआई बोल रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को बोला है कि उनका जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है ना, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए. आरबीआई हैज सेड यूसीबी कि जो उनका DEF है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, इसको खत्म कर दिया जाए. ठीक है, दिस इज द गाइडलाइन गिवन बाय आरबीआई. तो एक बार हम समझ लेते हैं कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड होता क्या चीज है. ठीक है, तो एक बात समझो क्या है कि लेट्स से कि ईयर 1 ये पहला साल है, देन ईयर 2, देन ईयर 3, देन ईयर 4 एटसेट्रा एटसेट्रा चलता जा रहा है. तो इन दिस ईयर प्रॉफिट वाज देयर, बैंक का प्रॉफिट हुआ था. इस साल भी प्रॉफिट हुआ, इस साल भी प्रॉफिट हुआ, इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ. ठीक है, नो प्रॉफिट. एंड दिस ईयर, ईयर 5, लेट्स से कि लो प्रॉफिट वाज देयर बट लेस प्रॉफिट वाज देयर. सो बैंक्स क्या कर रही थी ना कि उनको पता है कि आज हमारा प्रॉफिट हो रहा है, कल भी हमारा प्रॉफिट होगा, उसके बाद भी प्रॉफिट होगा, लेकिन देयर मे बी अ ईयर जब प्रॉफिट ना हो या कोई ऐसा साल हो जब प्रॉफिट नहीं होगा. तो जिस साल प्रॉफिट हो रहा है उस साल तो उनको डिविडेंड्स मिलेगा. जो बैंक के डायरेक्टर्स है उनको डिविडेंड मिलेगा. यू नो ना डिविडेंड क्या होता है. डिविडेंड इज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट जो डायरेक्टर्स को मिलता है. ठीक है, तो जिस साल प्रॉफिट हो रहा है उस साल तो उनको डिविडेंड मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा. बट जिस साल उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा है उस साल उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा. ठीक है, तो डायरेक्टर्स की अर्निंग या उनका रिचनेस जो होगा ना वो रिड्यूस कर जाएगा. सो बैंक्स ने क्या फॉर्मूला निकाला कि जो भी पैसा आ रहा है ना उसको 3 एरियाज में डिवाइड करा. एक एरिया होगा कि जो पैसा जो है जो बैंक का जो कैपिटल फंड है उसके अंदर जाएगा. दिस इज वन थिंग. सेकंड वो कि जो उस साल का जो डिविडेंड होगा डायरेक्टर्स का डिविडेंड उसके अंदर जाएगा. एंड थर्ड उन्होंने क्या चालाकी करी ना, दिस वाज द वाइज आइडिया दे अप्लाइड, कि उन्होंने क्या करा ना, उन्होंने एक फंड क्रिएट करा और इस फंड को ये बोला कि आने वाले टाइम में जब हमारा प्रॉफिट नहीं होगा तो उस साल हम अपना पैसा, प्रॉफिट का जो पैसा होगा ना, हम यहाँ से डिराइव करेंगे. ठीक है, उन्होंने ये बोला, मतलब कि 2030 में उनको लॉस होने का एक्सपेक्टेशन है, तो 2030 का जो 30 का जो लॉस होगा ना, तो जो डिविडेंड मिलेगा उस डिविडेंड के लिए उन्होंने आज से ही पैसा सेव करना शुरू कर दिया. अगर आप ये चीज करोगे तो व्हाट विल हैपन कि द बैंक इज गोइंग इन द लॉस बट द डायरेक्टर्स आर स्टिल अर्निंग द प्रॉफिट. ठीक है, दिस इज वन प्रॉब्लम. सेकेंडली ये है कि अगर आप ऐसा कुछ DEF फंड बनाते हो तो जो आपका आज का जो पैसा बैंक्स के कैपिटल में जाना चाहिए था, चाहे बैंक्स के जो कस्टमर एंड जो एम्प्लॉयज होना चाहिए उनको मिलना चाहिए था, तो वहां से वो पैसा रिड्यूस किया जा रहा है. ठीक है, तो आरबीआई ने बोला कि ये जो आपका DEF का जो बंदा है, फंडा है ना, इस DEF के फंडे को खत्म करो पूरी तरीके से. ठीक है, अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो ऐसा नहीं है कि भाई जो डायरेक्टर है उसको पैसा मिलता रहे. सो आरबीआई ने बोला कि इसको खत्म करो. एंड सेकेंडली आरबीआई ने ये बोला कि जो आपका कैपिटल जो फंड है ना बैंक का, उस कैपिटल फंड के ऊपर फोकस करो, वहां पे पैसा जाना चाहिए. ठीक है, ये न्यूज आप लोगों को समझ में आया कि व्हाट इज दिस न्यूज. बहुत सिंपल तरीके से, अच्छी तरीके से समझाया है मैंने आपको ये. Simple thing. In 2025 we are making profit, in 2026 we'll be making profit, in 2027 we'll be making profit, but in 2028 we will not be able to make profit. So what we are doing, from today's profit we are making a certain reserve, and this reserve will be utilizing to fund our profit in the next in the year of loss. So what will be the problem? The problem is that at that time the bank will be making loss but the directors will be making money, and today's time when the bank is making profit,
with the help of the customers or the employees, a certain portion of money that should have already gone to the employee, that money is kept to the reserve fund, which is not going to the employee, and it in future it will be going to the bankers. Okay, so this is the problem. So RBI said कि this DEF has to be reduced, और इसको खत्म करने की जरूरत है, खत्म करने के लिए बोल दिया RBI ने. So this is the whole news. एक मिनट. सो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज DEF, अ फंड क्रिएटेड बाय UCB अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स टू इंश्योर डिविडेंड पेमेंट्स ड्यूरिंग द लो प्रॉफिट और लॉस मेकिंग. लो प्रॉफिट और लॉस मेकिंग मतलब नो प्रॉफिट. ओके, दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड. देन इशू क्या है, RBI रूल्स प्रोहिबिट्स पेइंग डिविडेंड फ्रॉम प्रीवियसली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. जैसे कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3. तो ईयर 1 में ही जो है हमने क्या करा कि प्रॉफिट को एक्यूमुलेट कर लिया फ्यूचर के लिए, तो RBI ने इसको मना कर दिया कि RBI रूल्स प्रोहिबिट पेइंग डिविडेंड्स फ्रॉम प्रीवियसली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. इसके लिए RBI ने मना कर दिया. देन RBI ने क्या बोला कि UCB मस्ट स्टॉप मेंटेनिंग DEF as a one time measure. They can transfer existing DEF funds to the general or free reserves. जनरल और फ्री रिजर्व का मतलब क्या है, फ्री रिजर्व. फ्री रिजर्व मतलब ये कि पैसा कहीं पर भी जा सकता है, मोस्टली टुवर्ड्स द बैंक्स कैपिटल फंड. ओके, दिस इज द डिसीजन बाय RBI. अब इसके बाद जान लेते हैं कि व्हाट आर UCBs. तो UCBs आर दो तरीके के होंगे. अगर वो सिंगल स्टेट के हैं तो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट से बनेगा वो, और अगर वो मल्टीपल स्टेट्स में है तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 2002 का है, उसके अंदर ये इसका रेगुलेशन होगा. सो UCBs हैव लीगल बैकिंग एंड दे आर स्टैट्यूटरी बॉडीज. ओके, दूसरा UCB के ऊपर जो है ना ड्यूअल कंट्रोल होता है. सो UCB में दो चीजें होंगी. वन, अगर ये बैंक है तो बैंक के अंदर दो चीजें होंगी. वन इसकी बैंकिंग एक्टिविटीज एंड दूसरा उनका एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो जो बैंकिंग एक्टिविटीज होती है दैट इज कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड द अदर थिंग की एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट, अगर मल्टी स्टेट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सिंगल स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट इसको टेक केयर करेगा. ठीक है. देन लैंडिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग वी हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन. तो उसमें 75% उनका जो होगा पैसा होगा वो PSL के टुवर्ड्स जाएगा बाय मार्च 2026. एंड देन ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लोन दे सकते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. नाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, अर्बन है. ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है. सो इट माइट कम इन द हेड कि अर्बन है तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से क्या लेना देना. सो दे विल बी स्टिल एबल टू गिव लोन टू द एग्रीकल्चर पर्पसेस. एंड देन इसके 4 कैटेगराइजेशन है. ये 4 कैटेगराइजेशन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है. ओके, देन इसके अंदर क्या चीज है कि बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 का हुआ था, जिसमें ये बोला गया था कि RBI जो है ना वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के जो बोर्ड है ना, अगर उसमें मिस मैनेजमेंट फाइंड करती है या फिर लॉस मेकिंग फाइंड करेगी तो व्हाट RBI कैन डू इज RBI जो है उस बैंक का जो है ना जो डायरेक्टर लेवल है उसको सुपरसीड कर लेगी, एंड कंप्लीट पावर विल कम अंडर द कंट्रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना उस डायरेक्टर के पैनल में अपने बंदे बैठा सकती है RBI. ओके, देन एक्सपेंशन फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल दीज थिंग्स आर लेस इंपॉर्टेंट. आप लोग इसको खुद से पढ़ सकते हो. ठीक है. सो ये वाला न्यूज समझ में आया आप लोगों को? ऑल दीज थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड इन ग्रेट डिटेल. ये न्यूज समझ में आया? ओके. Then next news, prompt corrective action. Prompt corrective action. Okay, this is the news. Prompt corrective action framework by the primary urban cooperative banks. तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कौन लेकर के आता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेकर के आता है. अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है अभी तक की क्लास में और इसके पहले की क्लास में, एवरी टाइम हु इज द रेगुलेटर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटर. ओके, सो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन. सो व्हाट इज प्रॉम्प्ट? प्रॉम्प्ट मतलब इन एडवांस, एडवांस में कोई चीज करना. करेक्टिव मीन्स कि समथिंग रॉन्ग इज अबाउट टू हैपन, समथिंग रॉन्ग इज अबाउट टू हैपन और रॉन्ग हैज ऑलरेडी बीन हैपेंड. कुछ गलत होने वाला है या फिर गलत हो चुका है, तो करेक्टिव उसके लिए होगा. एंड एक्शन मतलब सर्टेन सेट ऑफ गाइडलाइंस और एक्शन हैज टू बी टेकन. तो दिस इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन. फॉर होम दिस इज डन? दिस इज डन फॉर बैंक्स. बैंक्स के लिए करा जाता है. ठीक है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन. हु लीड्स दिस पर्टिकुलर थिंग? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड्स. और किस चीज के लिए ये पर्टिकुलर चीज अभी न्यूज में है? तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर के न्यूज में है. एंड अभी हमने पढ़ा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या चीज होता है. So the news is कि Reserve Bank of India has introduced the prompt corrective action framework for primary urban cooperative banks
टू इनहेंस द फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। एंड ये जो है ना, हमें पता है एक चीज था कि सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। एंड देन सुपर जो पीसीए फ्रेमवर्क है ना, दिस विल रिप्लेस द एसएएफ, ठीक है। कब से? 1 अप्रैल 2025 से, यानी कि एग्जैक्टली 1 मंथ के बाद। हमारा कंट्री का जो फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल 2025 से दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क विल गेट अप्लाइड इन आवर कंट्री, ठीक है। तो एसएएफ विल गेट रिप्लेस्ड बाय प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। सो व्हाट इज दिस पीसीए फ्रेमवर्क? विल स्टडी दिस थिंग इन डिटेल नाउ। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्ट्रेंथन्स द फाइनेंशियल ओवरसाइट ऑफ यूसीबी, ठीक है, इंश्योरिंग अर्ली इंटरवेंशन इन केस ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। तो हमें पता है ना कि क्या है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंट्री में हाई है या फिर पास्ट में बहुत हाई था। सो जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत हाई है तो बैंक्स आर गिविंग लोन, बट दोज लोन्स के ऊपर वापस नहीं आ रहा है। समटाइम्स बोथ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट बोथ आर गेटिंग किल्ड, ठीक है। So despite this high NPA, banks were still giving loans, unsecured loans, and second thing कि whatever profits were there or loss were there, they were giving dividends, profits दे रहे थे अपने डायरेक्टर्स को। I'll repeat this thing again कि कंट्री में जो है लास्ट ईयर तक या लास्ट टू लास्ट ईयर तक, इसके पहले जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, दिस वाज वेरी हाई। इसका मतलब क्या है कि लोन्स आर नॉट कमिंग बैक, दैट मीन्स बोथ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट इज गेटिंग किल्ड, गोइंग टू द हेल, ऐसा हो रहा है। अब इसमें हुआ क्या कि दो चीजें हैं कि अगर लोन्स खराब हो रहे हैं तो बैंक शुड हैव स्ट्रिक्ट केवाईसी मेजर्स, ठीक है। देन लोन रिकवरी के मेजर्स होने चाहिए। तो बैंक्स वर नॉट फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, रादर व्हाट दे वर डूइंग, दे वर taking money from the market and they were giving further loans, और भी लोन पे लोन दिए जा रहे थे। दिस इज वन थिंग। एंड सेकंड थिंग कि इफ बैंक इज गोइंग इन द लॉस में जा रहा है बैंक, तो बैंक का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बैंक का प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो डिविडेंड नहीं होगा बैंकर्स को। डिस्पाइट दिस थिंग, बैंकर्स जो थे, जो डायरेक्टर्स थे, अपने आप को डिविडेंड पे करे जा रहे थे। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है ना, उसमें सेट ऑफ एक्शंस आर देयर कि अगर आपका एनपीए लेवल इतना है, चाहे बाकी इश्यूज अगर ऐसा है, तो व्हाट विल यू डू कि अब अपना डिविडेंड रोक दोगे, अपना लोन एक्टिविटीज रिड्यूस कर दोगे, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। सो नाउ विल डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल कि ये आखिर में है क्या चीज। सो ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल ओवरसाइट ओवर यूसीबीज। स्टार्टिंग कब से होगा? 1 अप्रैल 2025 से होगा। ये चीज अभी होने ही वाला है। किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा? टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4 यूसीबीज। ये कौन होते हैं इसको हमें जानने की जरूरत नहीं है, कौन है ये सारी चीजें। देन फोकस एरियाज क्या क्या रहेगा कि कैपिटल एडिक्वेसी रहनी चाहिए, मतलब बैंक्स में लिक्विडिटी होनी चाहिए हमेशा, एसेट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी जो होगा ना ये भी होनी चाहिए। ऑल दीज थिंग्स विल बी की पैरामीटर फॉर फ्रेमिंग द पीसीए, ठीक है। एंड इसके बाद जो है क्या, यूसीबीज ब्रीचिंग द फाइनेंशियल रिस्क थ्रेशोल्ड विल बी प्लेस्ड अंडर पीसीए। जिस किसी का रिस्क जो होगा ना वो हाई होगा, उसको इस फ्रेमवर्क में डाल देंगे एंड उनके ऊपर कंट्रोल मेजर्स जो होंगे ना बहुत बहुत हाई हो जाएंगे, ठीक है। देन यूसीबी कैन एग्जिट पीसीए अगर उसका जो है ना क्वार्टरली जो है उसका जो स्टेटमेंट है उसमें अगर रिस्क अवेलेबल ना हो। दैट मीन्स इफ अ यूसीबी वाज देयर, उसका रिस्क बहुत हाई था, ठीक है, दैट मीन्स उसका लॉस में जाने का बहुत हाई था, तो आरबीआई ने करा उसको क्या करा, उसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में डाल दिया। इससे क्या होगा, हाई कंट्रोल मेजर्स विल बी देयर। उसके कुछ मंथ्स में उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस होगा दैट विल इम्प्रूव, और फाइनेंशियल स्टेटस को दे विल बी रिव्यूइंग क्वार्टरली, ठीक है। दिस इज द थिंग, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या क्या होगा कि स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल डिसिप्लिन होगा, टाइमली करेक्टिव एक्शन होगा, इंप्रूव बैंकिंग स्टेबिलिटी होगी एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर आरबीआई। ऑल दीज थिंग्स सिंपल स्टेटमेंट है, यूपीएससी जो है इसको ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में डाल देगा। ऑल दीज आर गुड स्टेटमेंट्स। अगर आपको इसके बारे में नहीं भी पता होगा तब भी आप एग्जाम में इसको सही टिक करके ही आओगे। दीज आर वेरी जनरल स्टेटमेंट्स, ओके। सो दिस थिंग इज क्लियर, ये न्यूज क्लियर है, कुछ नहीं है इसके अंदर, सिंपल है, कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज की 50 इयर्स ऑफ इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो होता है ना, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, व्हाट इज माइक्रो फाइनेंस? माइक्रो प्लस फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? क्रेडिट, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लोन देना,
ठीक है। एंड माइक्रो का क्या मतलब हुआ, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। तो हमें पता है हमारी कंट्री में जो क्या चीज है कि नियरली 10% और लेस देन दिस इज फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर बस बहुत छोटा सा है, एंड रिमेनिंग सेक्टर इज नियरली 90% और मे बी 88% इज व्हाट इनफॉर्मल सेक्टर। अब जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है ना, यहाँ पे मोस्टली जो एक्टिविटीज हो रही है ये किसके बाहर होता है, यहाँ पे केवाईसी का कुछ ऑप्शन नहीं होता है। एज ऑल्सो गवर्नमेंट के लोन्स या प्राइवेट बॉडीज के जो लोन्स रहते हैं ना, दो लोन्स आर नॉट अवेलेबल। हमें पता है हमारी कंट्री में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो है नियरली 80% के आसपास है, लिटिल लेस देन दिस थिंग लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो इन सेक्टर के पास जो है ना गवर्नमेंट के जो डायरेक्ट स्कीम्स होते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स होते हैं आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटसेट्रा एटसेट्रा, these people are not giving loans to this particular sector, keep this thing in mind। सेकेंडली ये जो सेक्टर होता है ना, इसके पास अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। जैसे कि बड़ी कंपनी है, टाटा मोटर्स है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, इन्फोसिस है, मारुति सुजुकी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनके पास इन सेक्टर का जॉब्स नहीं होता है। सो दीज पीपल आर मोस्टली इंगेज्ड इन देयर ओन स्टार्टअप एक्टिविटीज। तो इन सेक्टर को जो पैसा मिलता है ना, कितना पैसा, 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 25,000 रुपया, ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग इन दी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। और इंडिया का जो बैकबोन है ना, एक तरीके से जो सेल्फ इकोनॉमी है इंडिया की, उसके पीछे जो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेक्टर है दैट इज माइक्रो फाइनेंसिंग सेक्टर। तो कीप दिस इन माइंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रास रूट लेवल पे दीज पीपल आर वर्किंग एंड दे आर फाइंडिंग पीपल एंड गिविंग देम लोन, ठीक है। और इसका एनपीए लेवल भी बहुत हाई होता है, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है। ओके, सो ये है क्या चीज। सो 50 ईयर्स ऑफ इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। तो क्या है ना कि जो सेवा है, SEWA, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, कीप दिस थिंग इन माइंड, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, इसका 50 ईयर्स कंप्लीट हुआ। और ये क्या है, इंडिया का फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस सेक्टर यूनिट है इंडिया का। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर थिंग। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन 50 साल हो गए। 1974 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके एक साल के बाद 1975 में रीजनल रूरल बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। और इसके 6 ईयर्स लेटर, इसके 8 ईयर्स लेटर 1982 में क्या हुआ था, बी सिवरिमन कमेटी थी, और जिसके बाद नेबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। तो ये आपको क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। सो दिस वाज फॉर्मुलेटेड इन 1974। 50 ईयर्स लेटर क्या बना था, अभी इसका 50 साल हो गया है 2024 में। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अब ये होता क्या है, व्हाट इज माइक्रो फाइनेंस सेक्टर और माइक्रो क्रेडिट सेक्टर, कि provides financial services including small value loans to marginalized and poor individuals who lack access to formal banking। formal banking कौन हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनिवर्सल बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, ICICI etc etc। these big banks are not giving loans to the poor people, so microfinance sector is coming to the play and they are giving loan, and these people are starting up their business and they are able to survive as also add to the economy of the country। so this is the definition। अब लोन क्या रहता है, कोलेट्रल फ्री लोन रहता है। आप एक बात बताओ, जो रिक्शा वाला है या ई रिक्शा वाला है, चाहे जो पान की दुकान वाला है एटसेट्रा, इन लोगों के पास कोलेट्रल कहाँ से आएगा, इनके पास घर तो है नहीं, या फिर कोई गाड़ी नहीं है, और अगर इनके पास पैसा होता तो ये लोग अपने पैसे से ही बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। सो कोलेट्रल फ्री लोन होता है टू इंडिविजुअल्स फ्रॉम लो इनकम हाउस होल्ड, जिनका इनकम 3 लाख एनुअली से कम है, ठीक है, जिनका इनकम 3 लाख एनुअली से कम है, उनको कोलेट्रल फ्री लोन मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग, कीप दिस थिंग इन माइंड की कोलेटरल फ्री होगा। देन इंटरेस्ट रेट जो होता है ना, इनका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। इंटरेस्ट रेट हाई क्यों होता है, क्योंकि इनका जो है ना क्या होता है कि लोन के ऊपर डिफॉल्ट कर जाना की चांसेस बहुत हाई है। लेट्स से कि कोई ई रिक्शा वाला है या कोई और है, ये अगर बिजनेस करना चाहे तो इसके पास एक्सपर्टीज नहीं है, मार्केट नहीं है, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट नहीं है, फिक्स्ड कस्टमर्स नहीं है, डेटाबेस नहीं है, एम्प्लॉयज नहीं है एटसेट्रा। तो ऐसे में क्या होता है ना कि फेल होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। सो देयरफॉर हाई इंटरेस्ट रेट इज देयर, ओके। एंड देन ये मोहम्मद यूनिस नोबेल लॉटरेट ने इसका जो है स्टार्टिंग करा था, दिस इज द वन थिंग। एंड देन इसका रेगुलेटर कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटर, ठीक है। सो सेवा के 50 ईयर्स हो गए हैं। इस तरह की और भी कोई बॉडीज है जिनका 50 ईयर्स हो गया है, तो उसके बारे में यू शुड हैव इन आइडिया। देन इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अदर क्या चीज है, तो वन स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस। तो वन इज की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें 10 लाख का लोन फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज थ्रू NBFC मिल जाता है। एंड अभी जो है जो लेटेस्ट बजट हुआ लास्ट ईयर का जो बजट था, इसमें इसको 20 लाख का इंक्रीज कर दिया गया था।
then self-regulatory organizations are there, then harmonized regulations are there, and then self-help bank linkage program was launched in 1992. Very very important for the mains examination in GS2 पेपर. Every 1 year or 2 year इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है. इसको किसने लॉन्च किया था? नेबार्ड को उसने लॉन्च किया था 1982 में लॉन्च करा गया था. ठीक है, एंड बाकी बॉडीज भी इसको लोन देती है. ठीक है, देन अभी के लिए जो है इतना ही डिस्कस करते हैं, या फिर विल टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स. ठीक है, नाउ विल टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, और इसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी, विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग. सो विल टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स.